गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा 10th क्लास का जो है टॉपिक है, हम लास्ट टाइम एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहे थे आपके साथ में। तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 8, आप बुक्स में देखिए। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो आधारभूत प्रमेय है अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है और अभाज्य गुणनखंडन विधि है, ये एक ही बात है। दोनों का जो है सेम जो है, नाम चेंज है, मीनिंग में कोई अंतर नहीं। तो कल हमने एग्जाम्पल भी किया था, आज हम इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन पहले हम क्या है कि 6 के फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 6 अभाज्य गुणनखंड है, 2 से करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। फिर हम 72 पे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 36 उत्तर आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 उत्तर आएगा। फिर हम जो है 2 से करेंगे तो 9 आएगा, 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर हम 120 के करेंगे, 120 2 से डिवाइड करेंगे 60, 2 से डिवाइड करेंगे 30, 2 से करेंगे तो 15 और फिर हम 3 से करेंगे तो 5 और फिर हम 5 से करेंगे तो 1। ऐसे हमने क्या है कि इन तीनों नंबर्स के अभाज्य गुणनखंड कर दिए। फिर हमने कैसे लिखना है, सबसे पहले लिखेंगे 6, 2 गुणा में 3। बच्चा ये ध्यान रखे कि कोई बच्चा गलती से गुणा में 1 ना कर दे, क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब 72 3 बार तो 2 आएगा, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 और 3 गुणा में 3, 3 गुणा में 3। और 120 के अब लिखेंगे, 120 के 2 गुणा में 2 गुणा में 2 और जो है 3 गुणा में 5। यदि कोई बच्चा फर्स्ट फैक्टर के नीचे फर्स्ट लिखे, सेकंड के नीचे सेकंड, थर्ड के नीचे थर्ड, फोर्थ के नीचे फोर्थ, इसमें और इजी हो जाएगा सोचना। हम जो सोचेंगे वो आसान हो जाएगा आपके लिए। अब एक ये सारे जो गुणनखंड हैं ये आरोही क्रम में लिखे हुए हैं, चढ़ते क्रम में लिखे हुए हैं। तो आप भी कोशिश करें कि चढ़ते क्रम में लिखें, इससे थोड़ा सा गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। वैसे मैंने बताया था कि जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है उसमें जो गुणनखंडों का ऑर्डर है, क्रम है, वो कोई मैटर नहीं करता। तो लेकिन फिर भी हम जो है और सवाल को जो है आसान बनाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि इन गुणनखंडों को भी आरोही क्रम में लिखते हैं, तो अच्छी बात है। अब हम LCM निकालेंगे। HCF पहले HCF लिखा हुआ है, देखो उसमें HCF निकालना है। HCF किसका, 6 का, 72, 120। ये लिखने का तरीका है। इसका अर्थ ये है कि हम 6 का, 72 का और 120 का HCF निकाल रहे हैं। क्या आएगा, जो तीनों में कॉमन है ऐसा गुणनखंड जो इन तीनों में उभयनिष्ठ है, साझा है, कॉमन है, एक ही बात है। तो आप देख सकते हैं कि एक दुआ जो है, ये दुआ जो है कॉमन है, 1 2, ये 2 आ जाएगा। अब इन तीनों में एक नंबर और कॉमन है, जैसे कि देख रहे हैं ये देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। इन तीनों में एक ये कॉमन है, तो वो भी लिखेंगे गुणा में 3। जो तीनों में उभयनिष्ठ हो, साझा हो, तीनों में हो, तो वो नंबर आपने लेना है।
तो 2 भी तीनों में है, 3 भी तीनों में है, बाकी कोई भी नंबर इन तीनों में नहीं है। तो आप इसकी गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इन तीनों का एचसीएफ 6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम 6 का, 72 का और 120 का, ये एलसीएम है। और आप क्लियर देख सकते हैं कि कल भी मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में कि इन तीनों में जो कॉमन है, उबेनिस्ट है, वो तो एक बार लिखा जाएगा। जैसे ये 2 और ये 3, ये कॉमन था, तीनों में है, तो ये 2 बार लिखा जाएगा। अब जो 2 में कॉमन है वो एक बार लिखा जाएगा। देखिए ये 2 और ये 2 जो है इसमें कॉमन है, 2 में ये एक ही बार लिखा जाएगा। और इसमें ये 2 और ये 3 भी लिखा जाएगा और ये 5 भी लिखा जाएगा। 3 गुणा में 5। और फिर हम जो है इसकी गुणा कर देंगे और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 5 दिए 15 दूनी 30 दूनी 60 और 60 दिया 180 गुणा में 2 360। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं एलसीएम में। जो सबसे पहले क्या करेंगे, जो तीनों के गुणनखंड देखेंगे, जो तीनों में उभयनिष्ठ है, तीनों में जो साझा है, पहले वो लिखेंगे। ये 2 भी तीनों में साझा है और ये 3 भी तीनों में साझा है। जो इन तीनों में से लिख दिया आप उनका दोबारा नहीं देखेंगे हम। फिर 2 में जो कॉमन है, 2 में कॉमन है, वो भी एक बार लिखेंगे। देखो ये 2 और ये 2 दोनों में है तो ये एक ही बार ही आएंगे। इन दोनों के नाम का 1 2 आ जाएगा, इन दोनों के नाम का 1 2 आ जाएगा। और बाकी यदि एक में भी कॉमन नहीं है, अब ये 3 है, ये 3 जो है कॉमन नहीं है तो 3 लिखा जाएगा, ये 5 नहीं तो 5 भी लिखा जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, जो तीनों में उभयनिष्ठ हैं वो लिखेंगे एक बार, फिर 2 में उभयनिष्ठ हैं वो भी एक बार, और फिर जो किसी में उभयनिष्ठ नहीं है, अलग अलग है, वो भी हमें लिखेंगे और गुणा कर देंगे। और आपको कल मैंने बताया था कि जो कल वाला फार्मूला है वो यहाँ पे जो वेरीफाई करें हम, तो ये होता है कि नॉट, मैं लिख देता हूं, मैं नॉट HCF ऑफ 672 120 गुणा में LCM ऑफ 72 672 और 120 नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है। जो कल वाला जो ला था, फॉर्मूला था इस तरह का, वो 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए सही है, लेकिन 3 के लिए सही नहीं है। तो गुणनफल ये आ जाएगा 6 गुणा में 72 गुणा में 120, जो संख्याओं का गुणनफल। तो 3 में सही नहीं होता। आप वेरीफाई करके देख सकते हैं कि ऊपर सब कुछ हमारे पास नंबर भी हैं, ये भी हैं, तो मल्टीप्लाई करो तो इसके इक्वल है, नहीं आए। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूं आपसे, अगले टॉपिक की। स्क्रीनशॉट किसी बच्चे ने लेना है तो ले सकता है स्क्रीनशॉट। और हम आपके माध्यम से जो बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनसे मेरी ये विनती रहती है कि आप हर रोज एक बच्चा चैनल के साथ जरूर जोड़ें, ताकि जो चैनल का मुख्य उद्देश्य है कि अधिक से अधिक बच्चों को गणित की शिक्षा घर बैठ के जो है करवाई जा सके। तो आपसे यही विनती है कि हर रोज जो है एक बच्चा आप चैनल के साथ जरूर ऐड करें। हाँ जी, आज जो हमारा इससे अगला टॉपिक है वो ये है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण।
हम क्या है कि रिविजिटिंग कर रहे हैं। हमने 9th क्लास के अंदर अप्रिमेय संख्याओं को काफी डिटेल में पढ़ा था और वहां आपको ये बता भी था, यदि याद हो तो, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, वर्गमूल 6 और वर्गमूल 8, बहुत सारी संख्याएं हैं जिसको पाई भी कहते थे। याद हो तो आपको पाई log 2 भी होता है, आगे क्लासेस में आएगा, बड़ी क्लासेस में। तो आप इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि वर्गमूल x एक अप्रिमेय संख्या है यदि x अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या हो। तो इसमें जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं जो हैं वो अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। उनका जो वर्गमूल आता है, अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल जो है वो हमेशा अप्रिमेय संख्या आएगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है, 9th क्लास में हमने क्या किया, हम अप्रिमेय संख्याओं को एक तो हमने नंबर लाइन पे निरूपित करना, नंबर लाइन पे स्थान निर्धारण करना सीखा 9th क्लास के अंदर। और सेकंड 9th क्लास में हमने ये सीखा कि अप्रिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है, दशमलव प्रसार अप्रिमेय संख्याओं का, वो जो है अनावर्ती जो है अनवसानी अनावर्ती का होता है, जिसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये हमने 9th क्लास में 2 चीजें सीखी हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हम यहां ये प्रूव करके दिखाएंगे, ये सिद्ध करके दिखाएंगे कि ये अप्रिमेय संख्याएं हैं। जो ये वर्गमूल वाले लिखी हुई है, ये अप्रिमेय संख्याएं हैं। इसमें आप एक भी सवाल ढंग से समझ लेंगे, एक क्वेश्चन भी ढंग से समझ लेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि इनका सब का प्रूफ जो है आपको आ जाएगा। अब इससे पहले मैं जो है एक फॉर्मूला लिखता हूं, जो आपने फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला ये एक फॉर्मूला है, आपने याद करना है, वो हम इसमें आगे यूज करेंगे। मान लो P एक अभाज्य संख्या है। मान लो P अभाज्य संख्या है यदि P a स्क्वायर को विभाजित यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता है तो P a को भी विभाजित करेगा। तो हमारा जो यहां पे फॉर्मूला है, या इसको हम प्रमेय बोल सकते हैं, वो ये है कि कोई भी अभाज्य संख्या हो, यदि वो अभाज्य संख्या किसी a स्क्वायर को विभाजित करती है तो वो a को विभाजित करेगा। a जो है कोई पूर्णांक हो सकता है, a धनात्मक पूर्णांक है, a पूर्णांक है। तो ये हमारे पास एक प्रमेय है जो आपकी बुक में लिखी हुई है, और आपने इसको थोड़ा ध्यान से याद करना है। और जो एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस में करवा रहा हूं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चंस है, एग्जाम में बार बार आता रहता है। ये प्रमेय देखिए कितने क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे आपके। ये प्रमेय
1.4 भी आपकी हो जाएगी। एग्जाम्पल 9 भी हो जाएगा एग्जाम्पल, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का 1.3 का। देखिए थोड़ा सा ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है, ये वाला फॉर्मूला, ये मैं थोड़ा सा आपको वेरीफाई करके दिखाता हूं। मैं एक परिमेय संख्या लेता हूं, सपोज करता हूं कि मैंने एक परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या 3 ले ली, P ले लिया हमने 3। ये सिर्फ आपको समझाने के है, वेरिफिकेशन है कि ये सही बताया है मैंने। P हमने 3 ले लिया, 3 अभाज्य संख्या है। अब क्वेश्चन ये है कि 3 जो है, 3 a स्क्वायर को विभाजित करता है, 3a स्क्वायर को विभाजित करता है। अब आप ध्यान से देखें कि a स्क्वायर का मान क्या क्या हो सकता है। a स्क्वायर का मान या तो 3 होगा, या a स्क्वायर का मान 9 होगा, या a स्क्वायर का मान जो है, अब हम 9 का स्क्वायर 31, ये जो है 3, a स्क्वायर का मान 3 नहीं 9 स्क्वायर है, ये a पूर्णांक है। a क्या है? पूर्णांक। तो a पूर्णांक है, तो हमने एक ऐसा नंबर लेना है स्क्वायर जो 3 से पूरा पूरा भाग हो जाए। तो 1 से 8 तक तो हम ले नहीं सकते a स्क्वायर को, क्योंकि 1 से लेकर 8 तक a स्क्वायर को लेंगे तो वो 3 से पूरा पूरा भाग है, नहीं होगा। और 3 जो है 3 इसलिए नहीं लिया मैंने 3, क्योंकि 3 किसी भी पूर्णांक का वर्ग नहीं है। a यहां पूर्णांक है, a क्या है यहां? पूर्णांक। और यदि मैं a स्क्वायर को 3 लेता तो 3 किसी भी पूर्णांक का वर्ग नहीं है, तो इसलिए 9 लिया मैंने, 9। और फिर हम क्या है कि आगे जो नंबर है, जैसे 3 की पावर 3 जो है हमारे पास 9 की 81 ले लेंगे, 81 ऐसे हम नंबर सोचेंगे। और अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 का वर्ग, ये 9 का वर्ग, 9 का वर्ग, ऐसे नंबर हम लेते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 3 a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो ये a की वैल्यू यहां 3 है, a का जो मान है यहां 3 है, तो a जो है 3 को विभाजित करेगा। यदि 3 81 को विभाजित करता है, 81 क्या है? a स्क्वायर, तो 3 जो है वो 9 को भी विभाजित करेगा। तो जो थोड़ा सा आप इसको और डिटेल में और वैल्यू लिख सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपने देखना है। अब जैसे यहां किसी नंबर का स्क्वायर आप लिखना शुरू कर दें, मैं ये बता रहा था आपको, जैसे a स्क्वायर है, a स्क्वायर हमने तो 3 के मल्टीपल होंगे, 3 का स्क्वायर, फिर a स्क्वायर को मैं ले सकता हूं 6 का स्क्वायर, a स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं 9 का स्क्वायर, a स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं 12 का स्क्वायर। जो 3 के मल्टीपल होते हैं, जो 3 का पहाड़ा होता है, उनका स्क्वायर जो नंबर आएगा वो 3 से पूरा पूरा भाग होगा। यदि हम स्क्वायर को हटा दें तो a का मान है 3, a का मान 6, a का मान 9, a का मान 12, तो वो a को भी विभाजित करेगा। तो ये फार्मूला थोड़ा सा आप सोच लेना और इसको अच्छे ढंग से याद कर लेना। अब हमारा सवाल क्या है कि ये परिमेय इकट्ठे, और ये क्वेश्चन नहीं, ये सारे हो जाएंगे जितने भी हैं। तो मान लो मैं लेता हूं कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना। तो यहां से मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं, और इसको आप नोट कर लें, साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम क्या करेंगे, इसको मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन क्या होती है कि जो हमने सिद्ध करना है, करके दिखाना है, उसका बिल्कुल उल्टा हम मान के चलते हैं, रिवर्स मान के चलते हैं। हमने ये सिद्ध करना कि ये अपरिमेय संख्या है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये परिमेय है,
अप्रिमेय नहीं है, ये क्या है, परिमेय है। तो हम ये मान लेते हैं यहां पे, मान लो वर्गमूल 5 एक है, वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मैंने ये मान लिया कि मान लो वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, तो आपको मैंने नंबर सिस्टम में आपको क्लियर बताया है कि परिमेय संख्याएं कैसी होती हैं। परिमेय संख्याएं ऐसी होती हैं, इसलिए वर्गमूल 5 को a p बाई क्यू, p बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू नॉट इक्वल टू 0 और p और क्यू पूर्णांक हैं और HCF ऑफ P और Q का HCF 1 है, P और Q का HCF 1 है। देखिए जो आपको नंबर सिस्टम समझाया गया है उसमें मैंने बिल्कुल क्लियर आपको बताया था कि परिमेय संख्याओं के लिए 4 कंडीशन होती हैं। एक तो उनको P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, Q 0 नहीं होना चाहिए, P और Q पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं और P और Q का HCF 1 होना चाहिए। यहां पे ये चारों कंडीशन, कई बार बच्चा इसको भूल जाता है, इस क्वेश्चन के लिए यही इंपॉर्टेंट है कि जो महत्तम समाप्त वर्तक है HCF जो है वो 1 है। इसका अर्थ ये है कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। तो P भी अधिक से अधिक बड़े नंबर पे 1 से भाग जाता है, Q भी 1 से भाग जाता है, तो दोनों में कॉमन फैक्टर है, कॉमन गुणनखंड है। अब मैं यहां से चलूंगा इसमें, इसकी आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर हमने आर पार गुणा कर दी, तो आर पार गुणा करोगे इसके नीचे 1 है, तो 1 है तो P बराबर है वर्गमूल 5 Q, P बराबर है वर्गमूल 5 Q। अब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो P का वर्ग बराबर है 5 Q का वर्ग। देखिए P का वर्ग तो P का वर्ग हो गया, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। आपको ये बार बार समझाया गया है कि जैसे वर्गमूल 5 जो है का वर्ग, हम ये बच्चों को पढ़ाते हैं कि वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, तो इसका तरीका ये है, या तो आप वर्गमूल 5 गुणा में वर्गमूल 5 कर लो इसको, क्योंकि ये आधार है और ये घात है, तो जितनी घात हो आधार उतनी बार गुणा में होता है नंबर्स के। तो वर्गमूल 5 गुणा में वर्गमूल 5 वर्गमूल 25 है और 25 का वर्गमूल 5 होता है। एक तरीका तो ये है। दूसरा, ये बहुत सारे बच्चे जानते नहीं है, देखिए वर्गमूल जो है वो 1/2 पावर होती है, वर्गमूल जो है वो 1/2 घात होती है वर्गमूल, और घात के ऊपर घात हो तो गुणा में होती है, घात के ऊपर घात क्या होती है, गुणा में, जो 9th क्लास में पढ़ाते हैं आपको। और ये हो जाएगा 5 गुणा में 1/2 गुणा में 2, 2 से 2 कट गया, हमारे पास 5 आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए बताया है कि आप बच्चा इस बात को दिमाग में रखे कि वर्गमूल का जो साइन है वो 1/2 घात है, 1/2 घात है। और इसके बाद जो है ये आ गया हमारे पास। अब आप क्लियर देख सकते हैं कि जो P स्क्वायर है इसके 2 गुणनखंड हैं, 5 गुणा में Q स्क्वायर, P स्क्वायर के 2 गुणनखंड हैं, 5 गुणा में Q स्क्वायर, आप देख रहे हैं। और 5 भी P स्क्वायर का गुणनखंड है और Q स्क्वायर भी P स्क्वायर का गुणनखंड है। देखिए आपने पहले जो है किया है
जैसे मान लो मैं 12 लिखता हूं, यहां 12 होता है, सपोज करता हूं 4 गुणा में 3 लिख सकते हैं 12 को। तो यहां क्लियर देख रहे हैं कि 4 भी 12 का गुणनखंड है और 3 भी 12 का गुणनखंड है। और गुणनखंड हमेशा नंबर को पूरा पूरा विभाजित करता है। गुणनखंड हमेशा नंबर को पूरा पूरा विभाजित करता है। वही पैटर्न पे यहां पे है। तो इससे हम ये लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज यहां ये इंप्लाइज का साइन है। इस पूरे समीकरण को आगे सोल्व करना हो, क्योंकि जगह की मेरे पास थोड़ी कमी है, इसलिए मैं पूरा जो है चलेगा ये। मैं यहां कहता हूं कि 5 जो है 5 पी स्क्वेयर का गुणनखंड है, गुणनखंड है। इसलिए गुणनखंड है, इसलिए 5 पी स्क्वेयर को विभाजित करेगा। या अब ये वाला फार्मूला यहां यूज होगा। देखिए 5 जो है 5 वो अभाज्य संख्या है। 5 क्या है? अभाज्य। जो p का मान तो यहां हो गया 5 और a की जगह आ गया p। अब a क्या था यहां? a था पूर्णांक। p भी क्या है? p भी है पूर्णांक। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि 5 जो है वो अभाज्य संख्या है और 5a स्क्वायर को विभाजित करता है, 5p स्क्वायर को विभाजित करता है। तो इस प्रमेय से जो है 5 p को भी विभाजित करेगा। यहां लिखना है आपने इसका कारण, यहां कारण लिखना है। ये बड़ी क्लोज ब्रैकेट लगा के यहां कारण लिखना है, बड़ी ब्रैकेट लगा के। कारण क्या लिखोगे? ये पूरी 2 लाइन लिखोगे, पूरी 2 लाइन लिखेंगे। ये कई बच्चे क्या है इसका नाम लिखते हैं प्रमेय फलानी ना, प्रमेय नहीं लिखना आपने ये 2 लाइन लिखनी है, पूरी फार्मूला याद करके यहां भी क्लोज करके ब्रैकेट के अंदर ये दोनों बदान लाइनें आ जाएंगी। हम गणित में कारण देते हैं आगे कि ये हमने क्यों लिखा, तो इसका कारण जो है 2 लाइन आप यहां लिख देंगे। अब मैं आगे चलता हूं। अब 5p को विभाजित करता है तो 5p का गुणनखंड होगा। p को जो नंबर विभाजित करेगा तो p का वो क्या होगा? गुणनखंड। तो इसलिए आगे यहां आ जाएगा। इसलिए 5 जो है 5p का गुणनखंड है। 5 जो है वो p को पूरा भाग करता है, तो पूरा भाग करता है। 5p का गुणनखंड है, तो 5p का गुणनखंड है तो और गुणनखंड भी है p के और गुणनखंड भी हैं, लेकिन 5 तो है ही है। तो इसलिए हम ये कर सकते हैं कि p को हम लिख सकते हैं, p को 5m। एक गुणनखंड तो 5 हो गया, दूसरा मैंने m मान लिया। दूसरा जैसे मान लो 30 है, 30, p का मान 30 है तो 30 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा में 6, तो m का मान 6 हो जाएगा। m क्या है? m एक पूर्णांक है। m जो है वो पूर्णांक भी कह सकते हैं या पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, एक ही बात है। पूर्णांक या पूर्ण संख्या है m। अब हमारे पास आगे आ जाता है कि ये जो मान है ये मैं रखता हूं नंबर 1 में। इसको हम 1 नंबर समीकरण मानेंगे। इस समीकरण को 1 नंबर, इस समीकरण को हम 1 नंबर मानेंगे। तो ये लिखोगे पुट इन नंबर 1, पुट इन नंबर 1। तो इसका मीनिंग ये है कि p का जो मान है 5m वो आपने 1 नंबर समीकरण में पुट कर दिया, 1 में पुट कर दिया। तो 1 में जो है p का मान, p की जगह देखो यहां p है, p की जगह आ जाएगा 5m, p की जगह आ जाएगा 5m बराबर है 5 क्यू स्क्वायर। इंप्लाइज, ये जो इंप्लाइज का साइन है ना, ये यहां यूज होता है कि भी ये समीकरण मैं इसके आगे सोल्व करना चाहता हूं, आगे मेरे पास जगह है
तो आप इंप्लाइज का साइन लगाएंगे, इंप्लाइज मतलब दिस जो है इंप्लाइज दिस, इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 m स्क्वायर। 25 5 का वर्ग 25 होता है, m का वर्ग m का वर्ग बराबर है 5 क्यू स्क्वायर। अब आप देखो ये 5 जो है इस साइड में भाग में आ जाएगा, भाग में आएगा तो ये कट जाएगा, यहां से क्यू स्क्वायर का मान आ जाएगा 5m स्क्वायर। ये साइड चेंज करना कोई बात नहीं है, मैंने क्या किया 5 को मैं इस साइड में लिया, ये कट जाएगा 5m स्क्वायर आ गया, और क्यू स्क्वायर को मैंने लेफ्ट में लिख दिया और इसको मैंने राइट में लिख दिया, है तो बराबर ही, लेफ्ट राइट इंटरचेंज करके कोई दिक्कत नहीं है। अभी आ गए, अब यह चीज दोबारा यहां पहुंच गया, मुंह मान के चलो, जैसा ये था वैसा ये आ गया। अब क्यू स्क्वायर के दो गुणनखंड हैं, 5 और m स्क्वायर। 5 भी क्यू स्क्वायर का गुणनखंड है और m स्क्वायर भी क्यू स्क्वायर का गुणनखंड है, और गुणनखंड हमेशा नंबर को डिवाइड करता है, गुणनखंड हमेशा नंबर को डिवाइड करता है, भाग करता है। तो ये हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज 5 जो है वो क्यू स्क्वायर का गुणनखंड है, गुणनखंड है 5 क्यू स्क्वायर का गुणनखंड है, ये आ गया। अब यहां ध्यान से आप देखें कि वही चीज दोबारा आ गई कि जो यहां थी, ये रिपीट हो गया दोबारा। अब 5 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, दिस इंप्लाइज 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, यही चीज लिखी मैंने दोबारा, विभाजित करेगा। अब क्या करूंगा मैं, ये दोबारा फॉर्मूला लगाऊंगा, वही 5 जो है अभाज्य संख्या है, 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 जो है वो क्यू को भी विभाजित करेगा, या अब यहां इससे आगे कारण ही देना है, जो कारण देना है वो ये देना है दोबारा, जो मैंने ये बताया था उसके आगे कारण जो है वो आप यही लिख सकते हैं, या आप इसके आगे लिख सकते हैं कि कारण जो है इसको मैं 2 नंबर लिख देता हूं, 2 नंबर, इस लाइन को 2 नंबर लिख देता हूं। तो यहां इसके आगे पूरा लिखने की बजाय कारण समीकरण 2 में बताया गया है, कारण जो है नंबर 2 में बताया गया है, समीकरण नहीं है, सिर्फ ये लिख दोगे कारण नंबर 2 में बताया गया है। अब आप देखो ये 3 नंबर है, 3 नंबर, आप 2 नंबर को ध्यान से देखिए, पढ़िए, और आप 3 नंबर को भी ध्यान से पढ़िए। यहां हम क्या कह रहे हैं कि 5 p को विभाजित करेगा, यहां कह रहे हैं 5 q को भी विभाजित करेगा। यहां हम ये मान के चल रहे हैं कि जो कॉमन फैक्टर है p और q का वो बड़े से बड़ा 1 है, तो आप लिखोगे कि 2 और 3 से 5 जो है 5 p और q का उभयनिष्ठ होता कॉमन, साझा उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु HCF P और Q का 1 है। देखो HCF P और Q का क्या है, 1 है। तो पहले हमने क्या है कि जो हमने माना था वहां ये क्लियर लिखा था कि P और Q का बड़े से बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, बड़े से बड़ा, और हमारा आ गया 5 है, हमारा क्या आ गया 5 जो है P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और यहां हम क्या मान के चल रहे हैं कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड बड़े से बड़ा क्या है, 1 है।
एक से अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, यहां 5 आ गया। तो इसका अर्थ ये हो गया कि हमने जो है ये गलत मान लिया। ये आया कैसे, ये सारा प्रोसेस ये कहां से आया, ये यहां से आया कि हमने वर्गमूल 5 को परिमेय संख्या मान लिया। तो फिर हम इसमें ये लिखेंगे, मेरे पास जगह की थोड़ी जरूर कमी है, ये लास्ट में लिखेंगे, लास्ट में यहां पे एक मैं यहां से बना लेता हूं, ये लास्ट में, ये लास्ट के अंदर यहां, ये लास्ट में है, इसके बाद यहां आ जाएंगे आप एरो लगा के। हम कहेंगे कि ये संभव नहीं है, तो इसलिए हमने क्या है कि ये गलत मान लिया, कि हमने यह गलत मान लिया कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए आगे ये लिखोगे वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। तो ये आपने थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि ये जो कंट्राडिक्शन कर गया, यहाँ पे कंट्राडिक्शन क्या, विरोधाभास हो गया। विरोधाभास क्या हुआ कि भाई पहले हम ये मान के चले थे कि P और Q का बड़े से बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो 1 है, लेकिन यहां 5 आ गया। तो ये जो ऊपर जो हमने मान्य है उससे विरोधाभास करता, जो ऊपर मान्य है उससे क्या करता, विरोधाभास। मैं लिख नहीं पा रहा, जगह की कमी है, तो इसलिए विरोधाभास करता है। तो हम लिखेंगे कि हमने गलत मान लिया कि वर्गमूल 5 एक परिमेय से। विरोधाभास क्यों आया, विरोधाभास आया क्यों, क्योंकि हमने ये परिमेय संख्या मान लिया कि गलत मान लिया। तो ये जो कंट्राडिक्शन मेथड होता है, विरोधाभास मेथड होता है ना, जो विधि, इसमें हम गलत मान के चलते हैं। तो मैथमेटिक्स एक्यूरेट है, हम कोई गलत चीज मानेंगे तो रिजल्ट भी गलत आएगा उसका। थैंक यू।